ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन के 10वें दिन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? साइंस में फिजिक्स को, ठीक है ना। चलिए कल जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे ना, उसको रिवाइज कर दें, है ना राहुल जी। कल पढ़े थे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में SHM, क्या बोलते हैं एस। तो चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। थोड़ा सा गेट को सटा दीजिए। चलिए हम लोग आज SHM को क्या करने हैं, रिवाइज करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे ना। चलिए अच्छा, सबसे पहले ये बताइए आप लोग, जो SHM करने वाला पिंड होता है ना, जो पिंड होता है उस पिंड का वेग विस्थापन जो ग्राफ होता है वो किस आकार का होता है? बोलिए तो परवलयाकार। कैसा लगा? परवलयाकार। SHM करने वाला जो पिंड होता है उसका वेग विस्थापन जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार। कैसा क्या होता है? परवलयाकार। कोई दिक्कत है? अच्छा बताइए, क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में है? नहीं है। कोई पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है। अच्छा आप बताइएगा कि जो SHM करने वाला जो पिंड होता है, ठीक है ना, उसका वेग और गति ऊर्जा कहाँ महत्तम होता है? बताइए तो। नहीं, मध्य बिंदु पर। हाँ, वेग और गति ऊर्जा की बात करेंगे, वो महत्तम कहाँ होता है? मिड पॉइंट पर। कहाँ पे होता है? मिड पॉइंट। कहाँ महत्तम होता है? मिड पॉइंट पे। वेग और गति ऊर्जा कहाँ महत्तम होता है? मिड पॉइंट। कहाँ महत्तम होता है? मिड पॉइंट। चलिए आप बताइएगा, वेग और गति ऊर्जा शून्य कहाँ होता है? बताइए तो। वेग और गति ऊर्जा शून्य कहाँ होता है? अंत में। अंत में एंड पॉइंट पर जो वेग और गति ऊर्जा क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद देखिए, त्वरण, विस्थापन और पोटेंशियल एनर्जी। क्या? त्वरण, विस्थापन और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये तीनों क्या होता है? मैक्सिमम। कहाँ होता है? एंड पॉइंट। अच्छा बताइए झूले की जो गति है, या घड़ी के सुई की गति, या घड़ी के पेंडुलम की गति, ये आवर्ती गति है? कौन सी गति है? आवर्त गति। कौन सी गति है? आवर्ती गति। चलिए अच्छा बताइए, आवर्त काल का ऐसा मात्रा क्या होता है? बताइए तो। क्या होता है? सेकेंड। आवर्त का मात्रा सेकेंड। इसको किससे डिनोट करते हैं? टी से। किससे? टी से। अच्छा बताइए, जब आवर्त काल अधिक होगा, आवर्त काल जब अधिक होगा, जब आवर्त काल अधिक होगा, जब आवर्त काल अधिक होगा, ठीक है ना, जब आवर्त काल अधिक होगा तो पिंड का अच्छा, जब आवर्त काल अधिक होगा वो घड़ी सुस्त होगा या तेज होगा? सुस्त होगा। जब आवर्त काल अधिक होगा घड़ी क्या होगा? सुस्त होगा। अच्छा जब आवर्त काल क्या होगा? कम होगा, घड़ी क्या होगा? तेज चलेगा। चलिए अच्छा बताइए, सरल लोलक की जो गति करने वाला पिंड है, उस पिंड का जो आवर्त काल का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। ठीक है, क्या होता है? T बराबर 2π√L/g। अच्छा यही फॉर्मूला अगर आप याद रखिएगा, जिससे आपको पता चल जाए इसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा, लंबाई का क्या प्रभाव पड़ता है या ग्रेविटी का, है ना। क्या बताइए, सरल लोलक में जो गति करने वाला जो पिंड होता है, या सरल आवर्ती गति करने वाला जो पिंड होता है, उस पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या वस्तु के आकार पर प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। उसके रूप का कोई प्रभाव नहीं। सिर्फ दो ही चीजों का प्रभाव होता है। क्या? पहला लंबाई, लोलक की जो लंबाई होगा पहला, उसका प्रभाव। दूसरा जी यानी ग्रेविटेशन, है ना। जी मैंने छोटा जी, है ना। ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो होता है, जिसका मान 9.8 होता है। अच्छा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, बताइए अगर कोई लड़की जो है क्या करे, झूला झूल रही है, ठीक है, उसके झूले पर दूसरी लड़की आके बैठ जाती है, तो क्या उसके झूले का आवर्तन का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हाँ, आवर्त काल पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवर्तन पर द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए कोई दिक्कत है नहीं, रिवाइज हो गया। चलिए अच्छा बताइए, एक फॉर्मूला है, ओमेगा बराबर क्या होता है? बोलिए। ओमेगा बराबर 2πn। ओमेगा क्या होता है? या ओमेगा 2π/t। 2π/t। ओमेगा बराबर 2πn होता है या 2π/t। दोनों फॉर्मूला याद रखना। ओमेगा बराबर 2πn होता है या 2π/t। दूसरा फॉर्मूला ये होता है, a बराबर सॉरी y बराबर a sin ओमेगा। हाँ, y बराबर a sin ओमेगा t। a sin ओमेगा t। चलिए ये इंपॉर्टेंट था, इनको रिवाइज कर लिए। अब हम लोग नए चैप्टर को देख लेते हैं। चलिए अगला चैप्टर कौन सा है उसको देख लेते हैं ना। नहीं, अब है पदार्थ के समानुपाती। क्या? पदार्थ के समानुपाती। नहीं, फिजिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग आज फिजिक्स का पदार्थ का जो समान गुण है ना, इसको इंग्लिश में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इनको पढ़ने वाले हैं।
अच्छा, सबसे पहले आप लोग बताइए पदार्थ किसको कहते हैं, बोलिए तो। जो भी स्थान ठीक है, हाँ, दुनिया की वैसी वस्तु जिसको हम अपना सेंस ऑर्गन का क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जो स्थान करे, जिसमें भार हो, जो रुकावट या दबाव डाल सके, है ना, उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका आकार प्रकाश है। हाँ, इसका अपवाद क्या है, प्रकाश। प्रकाश को हम अनुभव नहीं कर सकते, ना तो टच कर सकते हैं, ना तो इसके मास को माप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए प्रकाश क्या हुआ, पदार्थ से अपवाद है ना। चलिए, अच्छा देखिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, मुख्य रूप से तीन, मुख्य रूप से तीन। कौन कौन से बोलिए तो। चलिए पता करना है। अब देखिए, ठोस, द्रव और गैस का जो है कुछ समान गुण है। क्या है, समान गुण। जो ठोस, द्रव और गैस है उसका क्या है, समान गुण है। सबसे पहले ये बताइए कि गतिज ऊर्जा का क्रम, ठोस, द्रव, गैस में गतिज ऊर्जा का क्रम क्या आता है, बोलिए तो। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा द्रव गैस किस होता है। गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, अब एक बार सुन लीजिए तब आप लोग बोलना। गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो गतिज ऊर्जा पहले गैस में होता है, तब द्रव में, तब ठोस में। पूछा जाएगा कि पदार्थ के किस अवस्था की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्या बोलेंगे, गैस। किसका, गैस का। पदार्थ की जो गैस अवस्था होती है उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है, सबसे अधिक। और सबसे कम किसका होता है, ठोस का। सबसे कम ठोस का। गतिज ऊर्जा को किसी को दिक्कत ना है। चलिए, आप बताइए कि घनत्व के बारे में। घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस का। उसके बाद गैस का। सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैस का। और सबसे अधिक ठोस का। चलिए, अब आ जाता है दूसरा, अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। चलिए, अच्छा बताइए, सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है, ठोस में। उसके बाद सबसे कम गैस। देखिए, गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम होता है, इसलिए उसका अणु क्या होता है, दूर दूर आता है। चलिए, अच्छा बताइए, प्रत्यास्थता का क्रम। सबसे प्रत्यास्थ जो है क्या, ठोस है कि द्रव है, गैस है, क्या ठोस नहीं। सबसे प्रत्यास्थ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें सबसे ज्यादा ठोस है, तब द्रव है, तब गैस है। प्रत्यास्थता के क्रम की बात करें, सबसे ज्यादा ठोस है, तब द्रव है, तब गैस है। चलिए, अब विसरण की बात कीजिए, गैस का सबसे। हाँ, पूछेगा विसरण क्या हुआ, घनत्व में अंतर रहने के कारण मिलना, है ना, घनत्व में अंतर रहने के कारण मिलना। घनत्व में अंतर रहने के कारण एक दूसरे से मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विसरण, यानी डिफ्यूजन, मिलने की प्रक्रिया, है ना। तो मान लीजिए यहाँ स्प्रे मार देते हैं, क्या होता है, वो एयर में मिल जाता है ना। तो यही जो है सबसे ज्यादा विसरण की जो प्रक्रिया है वो किसमें होती है, गैस में। उसके बाद द्रव में, और सबसे कम सॉलिड में, सबसे कम ठोस में। अच्छा बताइए, स्वसंजक बल सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में। सबसे ज्यादा स्वसंजक बल ठोस, उसके बाद द्रव में, सबसे कम गैस में। गैस में स्वसंजक बल कम होता है। क्या होता है, स्वसंजक बल कम होता है। स्वसंजक बल कम होने का इसका अंतराण्विक जो आकर्षण बल वो क्या होता है, कम होता है। चलिए, और अंतराण्विक स्थान ज्यादा। हाँ, गैस में सबसे अधिक क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण। हाँ, गैस में पूछा जाएगा कि अंतराण्विक आकर्षण जो अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में। उसके बाद द्रव में, सबसे कम। चलिए, अच्छा देखिए, अवस्था परिवर्तन जब होता है ना किसी भी वस्तु का या किसी पदार्थ का, जो अवस्था परिवर्तन है उसके तापमान नहीं बदलता। अवस्था परिवर्तन के दौरान उसका तापमान क्या होता है, नहीं बदलता। चलिए, देखिए, ठोस, द्रव, गैस के अलावा जो पदार्थ का अवस्था है ना, कौन कौन सा है, बोली तो। चौथा है प्लाज्मा, और पांचवी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथा है प्लाज्मा, और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा बताइए, प्लाज्मा अवस्था का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 20,000। कितना होता है, 20,000। प्लाज्मा जो अवस्था होता है, पहले ये जानिए कि प्लाज्मा जो अवस्था है वो पदार्थ की चौथी अवस्था। कौन सी अवस्था है, चौथी। पूछेगा प्लाज्मा जो है पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी। प्लाज्मा अवस्था का तापमान कितना होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस। चलिए, प्लाज्मा जो है एक आयनिक अवस्था। क्या है, आयनिक अवस्था। क्या है, आयनिक। मतलब जब पदार्थ को बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म कर दीजिएगा ना, वो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा। क्या बनेगा, प्लाज्मा। हाँ, देखिए, ज्वालामुखी जो लावा निकलता है वो प्लाज्मा अवस्था होता है। ज्वालामुखी जो लावा निकलता है वो किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था। हाँ, वो क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था। चलिए सुनिए, ये जो प्लाज्मा है विसर्जन नलिका, नाभिक, रिएक्टर सब में पाया जाता है। चलिए, अच्छा बताइए, सूर्य और तारों में उष्मा और जो चमक होती है किस अवस्था का होता है, प्लाज्मा का। किस अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। बताइए, सूर्य और जो तारा है उसमें उष्मा या चमक जो होता है किसके कारण होता है, प्लाज्मा अवस्था। किसके कारण, प्लाज्मा अवस्था। चलिए बताइए, प्लाज्मा अवस्था क्या विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है, सुचालक होता है। क्या सुचालक। प्लाज्मा जो अवस्था होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। पूछा जाएगा, बताइए, प्लाज्मा अवस्था विद्युत सुचालक है, कुचालक। सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। प्लाज्मा अवस्था विद्युत का। चलिए, अब बताइएगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, बीईसी को बोलते हैं,
पदार्थ की कौन सी अवस्था? चौथी है, पांचवी है, कौन सी है? पांचवी है, कौन सी है? पांचवी। अच्छा, इसी के नाम पर ना जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस, अच्छा सत्येंद्रनाथ बोस जो था उसी कहाँ का था? वेस्ट बंगाल का। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। चलिए, ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है, ये पदार्थ को जब बहुत ठंडा कर देगा तो क्या बनेगा? 0 केल्विन से बहुत नीचे जब ठंडा कर दीजिएगा तो क्या बनेगा? बीईसी बनेगा। अच्छा बताइए, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है इसकी खोज कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ? 1920 में। किसके द्वारा? सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा। अच्छा बताइए, अच्छा ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो बताया ना, इसी के आधार पर आइंस्टीन जो है ना, आइंस्टीन वो भी पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या कहा था? मतलब आप पांचवी अवस्था का भविष्यवाणी किया था, ठीक है ना। आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन वो भी पदार्थ का जो पांचवी अवस्था है उसका भविष्यवाणी किया था। चलिए देखिए, ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है ना, इस मतलब इसको प्राप्त करने के लिए, इसका खोज करने के लिए कॉर्नेल, कैटरले और वीमेन, तीन को नाम है, कॉर्नेल, कैटरले और वीमेन, तीनों को नोबेल मिला था। क्या मिला था? नोबेल। पूछेगा कि मतलब ये जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है इसका खोज करने के लिए कौन कौन सा वैज्ञानिक जिसको नोबेल मिला था? कॉर्नेल, कैटरले और वीमेन। क्या नाम है? कॉर्नेल, कैटरले और वीमेन। तीन को जो वैज्ञानिक था, कॉर्नेल, कैटरले और वीमेन, इन दोनों क्या मिला था? नोबेल। क्या मिला था? नोबेल मिला था। चलिए हो गया ना। अब हम लोग पदार्थ का जो जनरल प्रॉपर्टी होता है, सामान्य गुण, उनको देख लेते हैं। पदार्थ से संबंधित सारा चीजें क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं पदार्थ के समान गुण में। जो पहला गुण वो दाब है। क्या? दाब। अच्छा बताइए, दाब किसका गुण है? ठोस का है कि द्रव का है कि गैस का? किसका है? दाब गैस। सबसे ज्यादा गैस में होता है, द्रव में भी होता है लेकिन कम मात्रा में। चलिए दाब के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा दाब क्या होता है बताइए? दाब सबसे पहले दाब का फॉर्मूला बताइए। हाँ, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाब। दाब किस बोलते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, उसको क्या बोलते हैं? दाब। इसीलिए दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? अच्छा अच्छा, दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है बोलिए तो? पास्कल। क्या होता है? देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन जो पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलता है। क्या होता है? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे? पास्कल। कोई दिक्कत है? चलिए ये हो गया। अच्छा अब ये बताइए, जब हम पृष्ठ क्षेत्रफल घटा देंगे दाब बढ़ेगा या घटेगा? बताइए। नहीं, गलत है। जब सुनिए, जब पृष्ठ क्षेत्रफल घटा देंगे तब दाब बढ़ेगा, लेकिन है ना? हाँ सही है। जब पृष्ठ क्षेत्रफल घटा देंगे दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देंगे दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। घट जाएगा ना। चलिए यही कारण है, जब कोई डूबता है या कोई कीचड़ में फंस गया है ना, ठीक है ना, तो वो क्या करता है? अपना शरीर फैला के बैठ जाता है ना, ताकि क्या होगा? दाब क्या होगा? घट जाएगा। दाब क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा, दाब क्या होगा? घट जाएगा ना। चलिए ये हो गया, दाब बराबर हो गया। चलिए इसका अच्छा दाब का बीमा बोल दीजिए तो क्या होता है? याद रखिए, ml - 1 t - 2 याद रखना है। ml - 1 t - 2 नहीं, दाब का बीमा डायरेक्ट याद रखना। एक बार नहीं, एक बार ध्यान सुनिए, सही है। ml - 1 t - 2 पूछेगा दाब का बीमा क्या होता है? ml - 1 t - 2 क्या होता है? ml - 1 t - 2 दाब का बीमा होता है ml - 1 t - 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दाब पूछे या प्रणोद पूछे, दाब पूछे या प्रणोद, दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक ही चीज है। ठीक है ना। चलिए हो गया, दाब का बीमा भी हो गया, इसका मात्रा भी हो गया। चलिए अब दाब पढ़ लिया। अब देखिए ठीक है, दाब को जो है, दाब को बार में भी मापा जाता है, मिली बार में भी मापा जाता है ना। आप देखिए ठीक है ना, एक बार में कितना पास होता है बोलिए तो? हाँ, एक बार में 10⁵ पास्कल होता है, या इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले। क्या बोलेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं ना, इसीलिए एक बार में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अब ठीक है ना। अच्छा बताइए, दाब अदिश राशि है कि सदिश राशि है? कैसा? दाब कैसे राशि है? सदिश। दाब कैसे राशि है? सदिश। चलिए अदिश, सॉरी अदिश है, क्या बोला? सदिश बोले थे। हाँ, दाब क्या है? अदिश है। दाब कैसा? अदिश है। दाब जो है कैसी राशि है? अदिश राशि। दाब कैसी राशि है? अदिश। दाब क्योंकि इसमें कोई दिशा होता नहीं। दाब में परिणाम तो हो सकता है, दाब में कोई दिशा होता है? फिर नहीं होता है। चलिए अच्छा ये क्वेश्चन बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ते हुए विमान के अंदर का दाब बाहर के दाब से क्या होता है? अधिक होता है या कम होता है? ऊपर में हाँ, बाहर की दाब कम होता है। बाहर
कम होता है, ऊपर अंदर का बेसी होता है, बाहर का कम होता है। ठीक है, क्या होता है बाहर वाला कम होता बाहर है। का कम होता है। उड़ते क्यों क्योंकि देखिए सुनिए जितना ऊंचाई जाएगी दाब हाँ, बढ़ते जाएगा। एक कौन सा पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाए क्या होता है घटता है, ऊपर या नीचे जाएगा दाब तो घट जाएगा। लेकिन हम लोग जो एरोप्लेन में बैठते हैं जो हमारा दाब वही दाब बना रहता है, ठीक है, ऊपर जाए घट जाएगा लेकिन मेरा दाब वही बना रहेगा। इसीलिए उड़ते हुए विमान के अंदर का जो दाब होता है वो बाहर से क्या होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा। अंदर वाला दाब ज्यादा, बाहर वाला कम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दाब से सारा क्लियर हो गया ना, किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं ना दिक्कत। अब हम लोग द्रव में दाब पढ़ते, किसमें, द्रव में। देखिए द्रव में दाब की जब भी बात करेंगे, द्रवों में दाब, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर एच डी जी। क्या होता है, रो बराबर एच डी जी। क्या होता है, रो बराबर एच डी जी। क्या होता है, रो बराबर एच डी जी, एच डी जी। चलिए अब द्रव में जो दाब है, सुनिए क्वेश्चन पूछता है कि द्रव का जो दाब है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। द्रव का जो दाब है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला क्या करना है, रो बराबर एच डी जी, रो बराबर एच डी जी। सुनिए पहला हो गया पानी की गहराई, एच मींस क्या हो, हाइट, ये पहला पानी की गहराई पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा डी मतलब क्या हो, डेंसिटी, डी मतलब डेंसिटी, डी मतलब डेंसिटी। और तीसरा जी मतलब ग्रेविटी ना होता है, छोटा वाला जी जो होता है उस पे। ये जो द्रव का दाब है तीनों चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए अब द्रव के दाब के बारे में। अच्छा, द्रव का जो अणु है सभी दिशा में क्या समान दाब क्या करता है, बताइएगा कि जो द्रव के अणु है क्या सभी दिशा में समान दाब लगाता है, हाँ सभी दिशा में समान दाब लगाता है। चलिए ये हो गया। अच्छा, द्रव के अंदर दाब का मान होता है रो बाय डी जी, हो गया इसे। चलिए अच्छा, अब देखिए द्रव का जो दाब है वो घनत्व पर, सतह की गहराई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, बाकी किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन मुझे बताइए, द्रव का दाब निम्न चीजों पर डिपेंड करता है, दे देगा द्रव का घनत्व, द्रव की गहराई, द्रव का गुरुत्वीय त्वरण, दूसरा दे देगा प्रत्यास्थता, कुछ दे देगा, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये तीनों छोड़कर कुछ भी रहेगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। खाली आपने रो बराबर एच डी जी, रो बराबर एच डी जी। चलिए रो बराबर एच डी जी। चलिए हो गया ना। अच्छा बताइए एक क्वेश्चन, द्रव का दाब पदार्थ की आकृति या उसके आकार पर निर्भर करता है, नहीं करता। पदार्थ की आकृति या उसके आकार पर, क्या बर्तन के आकृति आकार पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। द्रव का जो दाब है बर्तन के आकार या आकृति पर डिपेंड नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया। अच्छा अच्छा बताइए तरल किसको बोलते हैं, तरल, तरल किसको बोलते हैं, हाँ द्रव तो होता है मतलब वैसा जिसको बहने की गुण हो, क्या हो इसमें बहने की गुण, इसमें क्या हो बहने की गुण, खोलो खोलो खुला हुआ वैसा पदार्थ जिसमें बहने की गुण हो, क्या हो इसमें बहने, उसको क्या बोलेंगे, तरल। क्या बोलेंगे, तरल। चलिए अच्छा बताइए क्या, ठीक है सुनिए। अच्छा तरलता जो है ये तो तरल हो गया, यही बहने का जो गुण होगा, जो प्रवृत्ति होगी, इसी को तरलता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तरलता, जिसको फ्लूइडिटी बोलेंगे। अच्छा बताइए ये फ्लूइडिटी का गुण किन किन चीजों में पाया जाता है, बोलिए तो। पानी, इसको द्रव और गैस बोलेंगे। क्या ठोस में बहाव का प्रवृत्ति पाया जाती है, नहीं पाया जाता। इसीलिए ये जो तरलता वाला गुण है, कौन सा गुण, तरलता, ये द्रव और गैस में, तरल और गैस में दो ही चीजों का गुण है, कौन सा, तरलता। मतलब बहने की जो प्रवृत्ति या तो द्रव में पाई जाएगी या तो गैस में, चलिए दोनों में, लेकिन ठोस में नहीं पाया जाएगा। अब बताइए द्रव के दाब का नियम है, क्या द्रव का दाब का नियम, चार को नियम, कितना नियम है, चार। द्रव के दाब कितना नियम है, चार। पहला नियम यह है कि जो द्रव का दाब है बर्तन के भीतर सभी बिंदु पर समान रूप से होता है, क्या होता है, समान रूप से होता है। चलिए है ना। दूसरा बात यह है कि एक ही गहराई पर जो है ना द्रव का दाब चारों ओर क्या होता है, समान रूप से होता है। क्या होता है, एक ही गहराई पर जो द्रव का दाब है वो चारों ओर से क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान। और तीसरा नियम यह है कि, हाँ तीसरा नियम यह है कि नली की चौड़ाई या नली के आकार पर, क्या होता है, नली की चौड़ाई नली के आकार पर, यानी हाइट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर। और चौथा नियम यह है कि समान गहराई रहने पर, क्या अगर गहराई समान है, अगर द्रव की गहराई क्या है, समान है, तो दाब किस पर डिपेंड करेगा, घनत्व पर। किस पर डिपेंड करेगा, घनत्व पर। ये भी क्वेश्चन मुझे, अगर मान लीजिए द्रव की गहराई समान है, दोनों में हम सेम गिलास रख लिए, ठीक है ना, तो पूछेगा कि एक में पारा ले लेंगे, एक में पानी लेंगे, बताइए तो कुछ बताइएगा किसमें द्रव का दाब अधिक होगा, तो क्या होगा, जिसका घनत्व अधिक होगा, तो पारा का घनत्व पानी से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए पारा का दाब क्या होगा, अधिक होगा, और पानी का दाब क्या होगा, कम होगा। जब द्रव की गहराई सेम रहेगा, द्रव की ऊंचाई सेम रहेगा बर्तन पे, तो द्रव का दाब किस पर डिपेंड करेगा, घनत्व पर। किस पर, घनत्व पर। किस पर डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब द्रव के दाब संबंधी जो पास्कल के नियम उसको देखते हैं, ठीक है ना। पास्कल का नियम यह है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे,
तो संतुलन अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान क्या होगा? समान होता है। अगर हम द्रव के गुरुत्वीय प्रभाव का जीरो मान, क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे, तो बर्तन के भीतर जो दाब होगा हर जगह क्या होगा? दाब का मान शून्य क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? पास्कल का लॉ बंद पथ विहीन। हाँ, और ये भी बात है, जो पास्कल का नियम है वो बंद दर्पण में, एक बर्तन में ही लगता है। कितना लगता है? पास्कल का नियम बंद दर्पण में ही लगता है, ये ध्यान रखना। हाँ, बंद बर्तन में ही लगता है, ठीक है ना? बंद बर्तन में, किसमें? बंद बर्तन में। चलिए, ये पहला नियम हुआ कि अगर हम गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य मानेंगे तो संतुलन अवस्था में द्रव के भीतर सभी बिंदु दाब का मान क्या होगा? समान होगा। पहला नियम क्या है कि अगर हम द्रव का गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे? शून्य मान लेंगे, तो द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो दाब का मान होगा क्या होगा? समान होगा। द्रव का मान क्या होगा? समान होगा। चलिए, ठीक है। गुरुत्व बल को अप्रभावी मानने पर गहराई के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ेगा, द्रव का दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। मान लिया होगा जी को हम नगण्य मान, जी को क्या मान? नगण्य। जी को मान कांस्टेंट मान लेंगे, तो गहराई बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। अब दूसरा नियम ये है, किसी बंद बर्तन में किसी द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में क्या हो? समान रूप से वितरित होते हैं, यानी समान दाब लगता है। अच्छा, बर्तन का आकार द्रव के दाब को प्रभावित नहीं करता, पता है ना? ये जो बर्तन का आकार है, क्या द्रव के दाब को प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। पूछेगा, क्या बर्तन का आकार जो है द्रव के दाब को प्रभावित करता है? नहीं करता। करता है पंकज जी? नहीं करता। क्या बर्तन का आकार द्रव के दाब को प्रभावित करता है? नहीं करता। चलिए, यही सब क्वेश्चन हम लोग का ग्रुप डी में गलत हो गया था, इसलिए इस सब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अक्सर गलत कर गया था, समझ गया ना? चलिए, अब आता है, ये तो तीनों क्या था? पास्कल का नियम था, कोई दिक्कत नहीं। पहला नियम ये था कि अगर हम गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य मान लेंगे तो संतुलन अवस्था में द्रव के भीतर सभी बिंदु का दाब क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। अच्छा, दूसरा नियम ये था कि द्रव का जो दाब है बर्तन के सभी दिशा में समान रूप से होता है। तीसरा नियम ये था कि जो नहीं बर्तन का आकार द्रव के दाब को प्रभावित नहीं करता। द्रव के दाब को प्रभावित करेगा? नहीं। भी था कि जितना गहराई पे जाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे। हाँ, गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़वे करेगा, लेकिन यहाँ नहीं दिया वो चीजें। चलिए, दूसरा नियम पास्कल का नियम 3 को होगा। पास्कल का दाब का नियम है, यही था ना? अभी तुरंत इसको अगर नगर मान ले ग्रेविटी को, अभी तुरंत याद हम दे। हाँ, ग्रेविटी सुनिए, ग्रेविटी को जब शून्य मानेंगे, सुनिए, ग्रेविटी को जब शून्य मानेंगे तो जितना गहराई जाएगा दाब बढ़वे करेगा। चलिए, सुनिए, अब ये बताइए, पास्कल के नियम के आधार पर सुनिए, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि हाइड्रोक्लोरिक जो प्रेस है, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट है या हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक है, ये किसके नियम पर काम करता है? पास्कल। किसके? पास्कल के। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस हो गया, या हाइड्रोक्लोरिक जो लिफ्ट है वो किसके नियम पर काम करता है? पास्कल। किसके नियम पर? पास्कल के। ये तीनों जो है किसके नियम पर काम करता है? पास्कल के नियम पर। हार्ड फोर्स होता है। हाँ, चलिए, हाइड्रोलिक में जो भी होता है, हाँ, जो भी हाइड्रोलिक चीजें होगी वो किसके नियम पर? पास्कल के। किसके? पास्कल के द्रव के दाब के नियम पर काम करता है। अच्छा, बताइए, कपड़ा सुखाने वाला मशीन अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन हाँ, केंद्रीय बल। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, दाब का कुछ उदाहरण है, उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, मतलब अच्छा, कुंद या भोथा चाकू होता है, भोथा, जिसका धार कम हो गया। जब भोथा चाकू से आप कोई भी चीज काटिएगा, फल काटिए, सब्जी काटिए, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? पता क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि देखिए, उस चाकू जगह का जो ये होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे वो क्या होता है? नहीं काट पाता, दाब प्रेशर घट जाता है, जिससे वो नहीं काट पाता। यही चाकू अगर शार्प कर देंगे, पतला कर देंगे, तो क्या होगा? दाब बढ़ेगा ना? क्या होगा? जल्दी कटेगा। सुनिए, अब देखिए, भारी बोझ ढोने वाले ट्रक का टायर क्या होता है? चौड़ा बनाता है। जब ट्रक का टायर चौड़ा बनाएंगे, अगर क्या होगा? संपर्क से बढ़ेगा, दाब क्या होगा? घटेगा। देखिए, अब तीसरा एग्जाम्पल ये है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्या होता है? रिसने लगता है। कहाँ रिसने लगता है? पता है? प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। चलिए, नाक से खून आने लगता है। हाँ, नाक से भी खून आने लगता है। चलिए, ठीक है। अब देखिए, गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। सुनिए, गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव? दाब का। चलिए, बहुत इंपोर्टेंट, ध्यान रखना है कि गलनांक और क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, गर्म करने पर जिन पदार्थ के आयतन में वृद्धि होता है, क्या होता है? गर्म करने पर जिन पदार्थ के आयतन में वृद्धि होगा, ठीक है ना? उसके बाद दाब बढ़ने पर उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। सुनिए, गर्म करने पर जिन भी पदार्थ का आयतन में अगर वृद्धि हो रहा है, आयतन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। जिस चीजों को आप गर्म किया, मान लो उसका आयतन बढ़ गया, क्या हो गया? फैल गया। तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर गलनांक भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा।
जैसे मोम हो गया, घी हो गया, डालडा हो गया। कोई भूख सुनिए, टाइप होगा जी। हाँ, इसको जब गर्म करते क्या होता है, इसका बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है ना, आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ता है तब दाब बढ़ाने से गलना में क्या होगा, बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने से गलना में क्या होगा। चलिए, दूसरा है दाब बढ़ने पर सभी द्रव्यों का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर दाब बढ़ाइएगा ना, सभी द्रव्यों का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। सभी द्रव्यों का क्वथनांक पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए दाब बढ़ाने पर, पहले बढ़ता है। हाँ सुनिए, दाब बढ़ाने पर सभी द्रव्यों का क्वथनांक डॉट डॉट होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ाएंगे सभी क्वथनांक, द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत ना है। चलिए, अब हम लोग आते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग यानी प्लवन मतलब तैरना, क्या होता है, तैरना। चलिए, किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को क्या कहते हैं, प्लवन कहते हैं ना। किसी वस्तु को किसी द्रव में तैरने का जो घटना होता है, तैरने का घटना, इसको क्या बोलते हैं, प्लवन। क्या बोलते हैं, प्लवन। चलिए, अच्छा, ये जो प्लवन है, प्लवन किसके सिद्धांत पर काम होता है, आर्किमिडीज। ये जो प्लवन है किसके सिद्धांत पर काम होता है, आर्किमिडीज। चलिए, ठीक है। अब भार तथा बल और उत्क्षेप बल एक दूसरे के विपरीत है। भार बल और उत्क्षेप बल, भार बल पूछे या उत्क्षेप बल है, दोनों का क्वांटिटी सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा। भार और जो उत्क्षेप बल होता है, भार बल और उत्क्षेप बल प्रणोद बोलते हैं। सुनिए, भार में जो नीचे लग रहा है, हाँ, जो ऊपर हाँ, ऊपर उत्प्लवन बल, जो बल उसको ऊपर की ओर ढकेलता है उसको उत्क्षेप बल या प्लवन बल बोलेंगे या थ्रस्ट बोलेंगे उसी को ना। चलिए, और भार बल क्या होता है, जो ऊपर से होता है ना, जो वायुमंडलीय दाब के द्वारा लगाया था जो सबल, उसको क्या बोलेंगे, भार बल बोलेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, एक दूसरे के विपरीत होता है लेकिन दोनों का क्वांटिटी क्या होगा, मात्रा समान होता है। उत्प्लावनता का केंद्र विस्थापित द्रव के केंद्र के समानुपाती होता है। उत्प्लावनता का जो केंद्र होता है विस्थापित द्रव के केंद्र क्या होता है, समानुपाती होता है। अब लोग आर्किमिडीज का क्या पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं। बताइए आर्किमिडीज सिद्धांत कैसे लिया था। आर्किमिडीज का है कि किसी वस्तु द्वारा हटाया गया बाहर के आयतन जितना भी हटाता है उतना उसका जितना भार आता है, हाँ, जितना वस्तु का भार होता है ना, उसी के रेस्पेक्ट में उतना पानी को हटाता है ना। इसका नियम है, इतना अगर हटाएगा तो वो मतलब आधा तैरेगा, मतलब हाँ, आधा डूबा हुआ आधा तैरेगा। चलिए, ज्यादा हटाएगा उसको जाएगा, हाँ, और उससे कम हो जाएगा, डूब जाएगा। वो चारों कंडीशन आ रहा है। सुनिए, अच्छा, आर्किमिडीज का नियम ये ना, किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई है ना वस्तु का जो मतलब आंशिक भार, क्या बोले, हटाए गए द्रव के, हाँ, हटाए गए द्रव का भार आरोपित बल क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना बल ऊपर सकता है उतना ही द्रव को क्या करता है, वो हटा देता है। चलिए, अब देखिए क्या किया है। अच्छा, उत्प्लावन बल के कारण वस्तु हल्की प्रतीत होता है, क्या होता है, हल्की प्रतीत होता है। चलिए, अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्या कारण है लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे की कढ़ाई या नाव पानी में तैरने लगता है, क्या होता है, वही हटाया गया पानी का आयतन जो था उससे कम। चलिए, ठीक है। अच्छा बताइएगा, ठीक है, आप बताइएगा, जहाज की गति वृद्धि आर्किमिडीज सिद्धांत का क्या उदाहरण, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाजों की गति में जो वृद्धि होता है वो किसके नियम का उदाहरण है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। अब देखिए, उत्प्लावन बल बराबर होता है हटाए गए भार में आभासी कमी बराबर हटाए गए द्रव का भार। जितना द्रव का भार वो हटाएगा उतना ही भार में उसका क्या होगा, कमी होगा। सुनिए, जितना द्रव को हटाएगा उतना ही उसके भार में क्या होगा, आभासी कमी होगा। क्या होगा, आभासी कमी होगा। अब आता है 3-4 वो केस। पहला केस है, सुनिए, एक W है भार बल और W1 है उत्क्षेप बल। उत्क्षेप बल मींस क्या होगा, जो नीचे से लगता है। W1 क्या है, जो बल नीचे से लगता है, और जो W क्या है, जो ऊपर से लगता है। क्या लगता है, ऊपर से लगने वाले बल को भार बल बोलेंगे और नीचे से लगने वाले को क्या उत्क्षेप बल बोलेंगे या थ्रस्ट बोलेंगे या प्रणोद बोलेंगे। देखिए, अगर W1 W से बड़ा होगा क्या होगा, अगर W1 मींस क्या होगा, उत्क्षेप बल नीचे से लगने वाला। अगर नीचे से लगने वाला बल ऊपर से लगने वाले बल से क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा, तो वस्तु क्या करेगा, तैरेगा। वस्तु क्या करेगा, तैरेगा। दूसरा केस ये है, अगर दोनों बीच होगा W1 और W, अगर दोनों बराबर होगा तो वस्तु कहाँ होगा, बीच में रहेगा। कहाँ है, बीच में, मतलब आंशिक रूप से तैरेगा, आधा डूबेगा आधा तैरेगा। तीसरा कंडीशन ये है कि जब W1 से बड़ा रहेगा मींस क्या हुआ, भार बल उत्क्षेप बल से ज्यादा रहेगा, भार बल उत्क्षेप बल से ज्यादा रहेगा, तब क्या वस्तु डूब जाएगा। तीनों कंडीशन याद हुआ, पूछा जाता है सेट में कि बताइए कि वस्तु कब तैरेगा, दे देगा ऑप्शन, भार बल उत्क्षेप बल से ज्यादा है, भार बल उत्क्षेप बल से कम है, बराबर है या बराबर नहीं है ना। तो क्या रहेगा, वस्तु कब तैरेगा, बोलिए तैरेगा कब, जब वस्तु तैरेगा जब ये वाला W1 मींस जब प्रणोद ज्यादा रहेगा, भार बल क्या होगा, कम रहेगा।
कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। चलिए अब हम लोग आते हैं पदार्थ का घनत्व। किसमें आते हैं? पदार्थ का घनत्व। क्या आते हैं? घनत्व। अच्छा घनत्व का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। क्या होता है? मास। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। चलिए अच्छा बताइए घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? घनत्व केजी मीटर पर क्यूब। क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। हाँ क्या होता है? केजी मीटर पर क्यूब। घनत्व का मात्रा क्या होता है? केजी मीटर पर क्यूब। पंकज इधर आइए ना। क्या होता है? केजी मीटर पर क्यूब। घनत्व का मात्रा क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब होता है। केजी पर केजी बट्टा मीटर की होगा ना? हाँ केजी बटे मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब हाँ बदल या केजी एम पर पावर माइनस 3। केजी या एम पर पावर माइनस 3। चलिए अच्छा देखिए अब ये अच्छा बताइए ये तो हो गया। हाई करो सुनिए अब देखिए हो गया यहाँ देखिए सुनिए ई पावर आप बताइए सुनिए घनत्व का बीमा क्या होता है? बोलिए तो घनत्व का बीमा क्या होता है? घनत्व का बीमा केजी का एम एल माइनस 3 अच्छा बताइए जो तय एगो ट्रिक दे रहे हैं इसको ध्यान रखना। ये ट्रिक है सुनिए। हाँ ठीक है बस बस खाली फॉर्मूला याद रखना। प्रदीप जैसा कर रहे हैं। खाली फॉर्मूला याद रखना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। यही फॉर्मूला अगर आपको याद है बीमा निकाल लीजिए। अब देखिए अब ये ट्रिक याद रखना। जो तैरेगा या जिसमें डूबेगा, जो वस्तु तैरेगा या जिसमें डूबेगा उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। ध्यान रखना दो चीजें। जो तैरेगा और जिसमें डूबेगा, मान लो पानी में कोई चीज डूब गया तो पानी का घनत्व कम, या पानी में कोई चीज तैर रहा है जिसका घनत्व कम, जो तैर रहा है। ये ध्यान रखना। पानी से तुलना किया जाता है। हाँ तो यही ध्यान रखना है। जो वस्तु तैरेगा या जिसमें डूबेगा, जो वस्तु तैरेगा या जिसमें डूबेगा। सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं। हाँ हाँ वो तो आएगा आगे आएगा। जो तैरेगा या जिसमें डूबेगा, जो तैरेगा या जिसमें डूबेगा उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। मतलब कोई वस्तु तैर रहा है तो उसका घनत्व कम होगा तब ना तैर रहा है। घनत्व ज्यादा रहेगा तैरता नहीं तैरता। आज जिस चीज में डूब जाएगा जिसमें डूब जाएगा उसका घनत्व कम होगा। उसका घनत्व ज्यादा होगा। हाँ जिसमें डूबेगा उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। चलिए अब देखिए, जिसमें तैरेगा या जो डूबेगा, जिसमें तैरेगा या जो डूबेगा उसका घनत्व क्या होगा? नहीं ज्यादा होगा। घनत्व क्या होगा? एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लकड़ी ले लीजिए, पानी ले लीजिए। हाँ, हाँ। लकड़ी का घनत्व कम है तो तैरता है। हाँ। पानी घनत्व ज्यादा है। ठीक है। लोहा ले लीजिए, लोहा का घनत्व ज्यादा है, हाँ। डूब जाता है, पानी ठीक में है। कम है। लोहा का घनत्व ज्यादा है, लोहा पानी में डूब जाता है ना। बस यही एग्जांपल हो गया। ध्यान रखना है जो तैरेगा या जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, ठीक है ना। जिसमें तैरेगा या जो डूबेगा उसका घनत्व क्या होगा? जो भी चीज डूबेगा उसका घनत्व अधिक होगा। चलिए हो गया। आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। तैरते हुए मनुष्य का घनत्व पानी के अपेक्षा कम होता है। तैरते हुए जो मनुष्य का घनत्व होता है वो पानी की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। दूसरा बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। बर्फ का जो घनत्व होता है पानी की अपेक्षा कम होता है। इसीलिए बर्फ को अगर पानी में डाल दे वो क्या होगा? तैरेगा। चलिए तैरेगा 9/10 भाग नीचे हाँ होता है वो। 1/10 भाग ऊपर होता है। 9/10 भाग जो बर्फ का क्या होता है वो नीचे होता है। 1/10 भाग ऊपर होता है। ये पूछा जाता है अगर किसी बर्फ के टुकड़े को हम पानी के गिलास में डाल दें उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहेगा? कितना रहेगा? 1/10 भाग। और 9/10 भाग पानी के अंदर है। चलिए सुनिए अगर दूध से मक्खन निकाल देते क्या कहते हैं? मक्खन निकालते हैं तो दूध का घनत्व तो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर दूध से मक्खन निकाल लेंगे दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। चलिए अच्छा बादल का घनत्व कम होता है किससे? वायुमंडल से। तब ना बादल तैरते रहता है। क्या कहते हैं? तैरते रहता है। चलिए अगला है लाइफ जैकेट का सिद्धांत व्यक्ति के तैरने की अवस्था के लिए आयतन में वृद्धि करता है। क्या कहता है? आयतन में वृद्धि करता है। जो लाइफ जैकेट का जो सिद्धांत है वो वस्तु के तैरने की तैरने की अवस्था के लिए आयतन में क्या करता है? बढ़ा जाता है। तब ना वो वस्तु धीरे धीरे करता है, एकाग्रन करता है, नहीं करता है। वो पैराशूट वाला जो लोग तैरता है जैकेट ही हुआ जो पहनता है वो वाला है। अच्छा उसमें भी क्या बैलून फूल जाता है जरूर हाँ। तो आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ता तो क्या होता है? धीरे धीरे। चलिए वायुमंडल अब आता है अब आता है अपेक्षिक घनत्व। क्या आता है? अपेक्षिक घनत्व। जिसको इंग्लिश में रिलेटिव डेंसिटी। क्या रिलेटिव डेंसिटी? देखिए अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला आता है पदार्थ का घनत्व जो पानी का घनत्व। पदार्थ का घनत्व पानी का घनत्व। हाँ कोई भी पदार्थ ले लीजिए उसको तुलना कैसे करें? पानी से। नीचे में कौन रहेगा? पानी। पदार्थ का घनत्व हवा से। हाँ सुनिए अगर अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला पूछेगा पदार्थ का घनत्व पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बाय पानी का घनत्व। ये क्या होता है अपेक्षिक? चलिए अपेक्षिक घनत्व को कोई मात्रा बीमा ये सब चीजें नहीं होता है। ये मात्रा घनत्व द्रव्यमान राशि ये क्या है? तरह का अनुपात है। क्या? क्योंकि घनत्व घनत्व है। घनत्व बीमा क्या होगा? मात्रा बीमा जो सब होगा वो कट जाएगा। चलिए हो गया।
आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया था। पूछेगा ये बताइए सोने की शुद्धता का पता किस सिद्धांत के अनुसार लगाया था? आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज। सोने का शुद्धता जो है किस सिद्धांत के आधार पर लगाया था? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। सोने की शुद्धता किस सिद्धांत? आर्किमिडीज के सिद्धांत। चलिए सोने की हाँ हो गया ना। अब देखिए अच्छा बताइए, एक लोहा का गोला पारा पर तैरता, क्या कहता? पारा पर तैरता। एक लोहा का गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। सुनिए, एक लोहा का गोला पारा में तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे से क्या होता है? कम होता है, किंतु पानी से अधिक होता है। पानी से अधिक होता है इसलिए डूब जाता है, ठीक है ना। लेकिन पारा से कम होता है इसलिए पारा में तैर लगता है। दोनों की नंबर मिल गए नहीं। चलिए हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर जिससे क्या मानते हैं? हाँ आर्द्रता। लेकिन हाइग्रोमीटर से हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, हाइड्रोमीटर से जल का आपेक्षिक घनत्व। यहाँ हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर काम करता है। पूछेगा कि द्रव का जिससे आपेक्षिक घनत्व मापते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करता है? प्लवन के। किसके? प्लवन के। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। किसकी सहायता से? हाइड्रोमीटर की सहायता से जो तरल पदार्थ उसका क्या करते हैं? आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। अच्छा बताइए, लेक्टोमीटर भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर है। क्या है? हाइड्रोमीटर। इससे क्या करते हैं? आपेक्षिक घनत्व मापते हैं दूध का। चलिए इससे दूध का घनत्व क्या होता है? दूध का घनत्व मापकर उसकी शुद्धता पता लगता है। अगर दूध का घनत्व बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? उसका मक्खन निकाले, है ना। अगर दूध का घनत्व नहीं बढ़ेगा क्या? इसका मतलब मक्खन नहीं निकाला गया। चलिए जब बर्फ पानी में तैरता है उसके आयतन में 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। चलिए बर्फ का घनत्व कितना होता है? बोलिए तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ बर्फ का आपेक्षिक घनत्व पूछे या घनत्व पूछे 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऐसे बोला तो 900 केजी पर। हाँ ठीक है, उस मीटर क्यूब। हाँ उसको उसमें बदल सकते हैं। या पानी का घनत्व पूछे 1000 केजी मीटर पर क्यूब। पूछेगा कि पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 केजी मीटर पर क्यूब। पानी का घनत्व 1000 केजी मीटर पर क्यूब। पानी का लेकिन याद रखना कि पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 केजी मीटर पर क्यूब। चलिए हो गया ना। किसी बर्तन में पानी भरा है उस पर बर्फ तैरा। सुनिए, किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है उस पर बर्फ तैरा है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगा पानी का तल परिवर्तित होगा या अपरिवर्तित रहेगा? क्या होगा? अपरिवर्तित। पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। पानी का तल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। चलिए ठीक है। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से ना पिघलकर नीचे से पिघलता। कहां से पिघलता? नीचे से, क्योंकि नीचे तल पर अधिक दाब के कारण नीचे का बर्फ क्या होता है? गलनांक कम होता है। दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है? कम होता है। जब गलनांक कम होगा क्या होगा? नीचे से वो गलने लगेगा। चलिए मैनोमीटर द्वारा बताइए क्या मापते हैं? गैसों का दाब। क्या होता है? गैसों का दाब। हाँ गैस मैनोमीटर द्वारा वायु दाब मापते हैं, गैसों का दाब। अच्छा या तुंगमापी अल्टीमीटर, ये सभी यंत्र द्रव के दाब व आर्किमिडीज के सिद्धांत का होता है। अल्टीमीटर हो गया या मैनोमीटर हो गया। अल्टीमीटर या मैनोमीटर ये दोनों जो है द्रव का दाब या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। समझ गए ना। पूछेगा हाँ अल्टीमीटर से किसकी? वायुयान को चाहिए। अल्टीमीटर से वायुयान को चाहिए। हाइड्रोमीटर से गहराई मापते समुद्र की, ठीक है ना। आप उसके बाद क्या था? यहाँ वायुदाब मापते, बैरोमीटर से दाब मापते हैं। चलिए ये तीनों जो है किस पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए 8 बज गया। चलिए फिजिक्स तो सुनिए, कल आप लोगों का होमवर्क है। ये जो पदार्थ का समान गुण है इनको आप लोग जहां जहां होगा, चाहे लूसेंट हो या इसके जहां सर का बुक हो या खान सर के वहां से क्या करना? पढ़ के आना। फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, है ना। क्या करेंगे? चलिए अब थोड़ा सा केमिस्ट्री देख लेते हैं, है ना।